नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। नेपाल के प्रधानमंत्री और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट के जो नेता हैं खड़ग प्रसाद शर्मा ओली, उन्होंने प्रण लिया है कि पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह जी को वो अरेस्ट करेंगे, वो गिरफ्तार करेंगे। उन्होंने प्रण लिया हुआ है और उन्होंने आगे चल के ये भी कहा है कि जो सरकार के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है उसके पीछे भारत का हाथ है और वो बुधवार के दिन अपने जो है संसद में, पार्लियामेंट में इस चीज़ का उजागर करेंगे तथ्यों के साथ। अब तथ्यों में ऐसा ना हो कि योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है उनका पोस्टर पकड़ के कोई खड़ा है उसको दिखाएंगे और बोलेंगे देखो ये भारत का हाथ है। भाई, नेपाल के भीतर भी योगी आदित्यनाथ जी के चाहने वाले बहुत हैं, लेकिन इस मामले में कहा जाता है सूत्रों के हवालों से कि केपी शर्मा ओली उन्होंने खुद ये फ़ोटो लेके खड़े होने के लिए लोगों को भेजा था। अब उनके पीछे का जो मंसूबा क्या था वो पहले से उन्होंने तय करके रखा था, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब जब ये हो गया है, अब उसके अलावा उन्होंने और एक बात करी। उन्होंने करा क्या? उन्होंने करी कि एक फ्रंट उन्होंने बनाया है। फ्रंट क्या बनाया है उन्होंने कि उनकी पार्टी जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनाइटेड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट सेंटर प्रचंड वाली पार्टी, और शेर बहादुर देवबा जो कि अभी सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी पार्टी को मिला के सबसे बड़े पार्टी ये तीन है अभी नेपाल के भीतर, और सरकार में बने हुए हैं केपी शर्मा ओली। तो इन्होंने क्या किया है, उन्होंने कहा कि हम एक फ्रंट बनाएंगे और जो राजशाही के समर्थन में जो खड़े हैं उनके खिलाफ ये लोग मोर्चा खोलेंगे। लेकिन ऐन वक्त पे कल जो सेंट्रल कमेटी की मीटिंग हुई है नेपाली कांग्रेस की, उसमें शेर बहादुर देवबा जी को पार्टी के लोगों ने बता दिया कि भाई आप इसमें शामिल मत होइए। तो ये एक बड़ा धक्का भी है, क्योंकि ना शेर बहादुर देवबा और नेपाली कांग्रेस तो अभी केपी शर्मा ओली की गवर्नमेंट में शामिल है। तो आगे बढ़ने से पहले वेलकम टू लर्न स्मार्ट एडू चैनल। मेरा नाम है अंशुमन सरकार। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि कहानी बड़ी दिलचस्प होगी। और पूरा देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो पे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो हुआ क्या, अब जो है केपी शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री अभी बहुत नर्वस हैं, बहुत ही घबराए हुए हैं। घबराहट का कारण क्यों? क्योंकि लोग अभी सड़कों पे उतर के आए हैं और वो अभी मांग कर रहे हैं कि राजशाही को वापस लाओ। ये एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, किसी ने नहीं भड़काया। क्योंकि ना केपी शर्मा ओली क्या समझते थे, केपी शर्मा ओली हो या प्रचंड हो, ये क्या समझते थे? ये समझते थे कि नेपाल के लोग एकदम बेवकूफ़ है और वो तो पढ़े लिखे कम्युनिस्ट है। कम्युनिस्ट मतलब ही पढ़े लिखे होते हैं, तो वो वही जताना चाहते हैं। तो क्या कर रहे थे, इनको बेवकूफ़ समझ के अपना राज चला रहे थे। तो राजशाही को इन्होंने हटाया, फिर वो सरकार में बने रहे। अब कम्युनिस्ट सरकार में जब बने हैं तब कोई ना कोई अड़ंगा खड़ा हुआ है और सरकारें तो गिरती पड़ती रहती है। नेपाल का एक अभी ये मजाक बन चुका है नेपाल कि 2008 से 2025 के बीच 13 सरकारें बनी है और टूटी है। तो ये हास्यास्पद बात हो गई ना। तो ये ही है। तो ये कम्युनिस्ट जो हैं ये अभी बौखलाए हुए हैं, वरना जब मार्च 10 तारीख को राजा ज्ञानेंद्र का जो वेलकम जो हुआ था आपका त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, तो लोग उमड़ के आए थे। थोड़े ना कोई किसी ने पैसे दे के इतने लोगों को बुलाया होगा, अपने आप वो आए थे। क्योंकि उनको लग गया है कि ये जो सरकारें बन रही हैं नेपाल में वो कोई काम काज का नहीं है। आगे चल के और भी कुछ है कि क्या हुआ है नेपाल के साथ और आगे चल के क्या होगा, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। आप वीडियो पे अंत तक बने रहें। तो लोग अभी समझ गए हैं।
तो अभी क्या हुआ, अभी शेर बहादुर देवबा जी तो अभी उस फ्रंट में शामिल नहीं हुए हैं और अभी केपी शर्मा ओली घबराए हुए हैं। तो अब क्या है, अब कुछ तो करेंगे, तो मैं राजा को अरेस्ट करूंगा, पूर्व राजा को, ज्ञानेंद्र शाह को, और भारत के खिलाफ मैं सबूत लेके आऊँगा। भाई अपनी जो नाकामियों को छुपाने के लिए भारत पे क्यों दोष दे रहे हो? चाइना के साथ मिल के क्या गुल खिला रहे हो सबको पता है। नेपाली लोगों को कितना बेवकूफ़ बनाओगे? तो हुआ क्या, फरवरी एक्चुअली में क्या हुआ, ये शुरू हुआ है फरवरी 19 तारीख को, गणतंत्र दिवस, डेमोक्रेसी डे नेपाल का था। तो उसमें राजा ज्ञानेंद्र जी ने एक बात कही थी कि वक्त आ गया है, समय आ गया है कि लोगों को अभी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके देश को एकत्र करना है और देश को बचाना है इन कम्युनिस्ट्स के हाथों से, वो उन्होंने कहा था। तो अब देखिए, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी अगर राजशाही को सपोर्ट करती है, उसमें बुरा क्या है? बुरा क्या है? नेपाल के भीतर दूसरे लोग हैं जो कि कम्युनिस्ट को सपोर्ट करते हैं, और ये केपी शर्मा ओली और ये प्रचंड, ये क्या है? ये चाइना के एजेंट है नेपाल में। कोई तो मना नहीं कर रहा, तुम लोग जो है नेपाल के चाइना के एजेंट बन के काम कर रहे हो नेपाल के भीतर। तब अब जब राजशाही, जो कि 250 साल इन्हीं का जो है पूर्वज पृथ्वी नारायण शाह जो हैं, उन्होंने नेपाल की स्थापना की एक राष्ट्र के हिसाब से, और अगर वो चाहते हैं कुछ, तो आप लोगों को क्यों मिर्ची लगती है? प्रचंड तो अपना मीटिंग छोड़ के आ गए थे, याद है ना? मीटिंग को स्थगित करके आ गए जब भीड़ उमड़ के आई ज्ञानेंद्र शाह के जो सपोर्ट में, तो ये बात हुई थी। अब ये नौबत आई क्यों? पहली बात हमें ये समझना है कि ये जो लोग अभी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में है, देखिए अभी ये नेपाली कांग्रेस जो है, ये अभी सपोर्ट कर रही है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को, तो ये भी शामिल है इनकी काले करतूतों में, क्यों ना? ये शेर बहादुर देवबा साहब जो है, ये अभी सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ना इन सारी चीज़ों को। देखिए, आप इस सरकार को तो सपोर्ट कर रहे हो, इसका मतलब उनके काले करतूतों को सपोर्ट कर रहे हो। आप राजशाही के खिलाफ हो, ठीक है, आपको डेमोक्रेसी चाहिए, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, ठीक है, वो अलग बात है। ब्रिटेन में भी तो मोनार्की है, फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ पे सरकार बन रही है। तो ये बात मत कीजिए कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए। डेमोक्रेसी, एक राजा होने के बावजूद भी डेमोक्रेसी चल सकती है। ये जो आप बोल रहे हो, ये गलत बात है, वो बात बाद में डिस्कस करेंगे। पहले मैं बता दूं कि एक्चुअली में लोग क्यों इतने गुस्से में हैं, और आप लोगों को भी समझना चाहिए, और नेपाल से भी जो मेरे भाई देख रहे हैं उनको भी समझना चाहिए कि ये कम्युनिस्ट कर क्या रहे हैं। पहली बात तो ये है, 2008 में राजशाही को ख़त्म करने में चाइना का बहुत बड़ा हाथ है। ये कम्युनिस्ट जो है, ये कम्युनिस्ट कभी नहीं मानेंगे इस बात को, क्यों ना? चाइना ने उनको सपोर्ट किया था इस पूरे खेल में। और पैलेस में जो हुआ था हत्याकांड, उसमें भी चाइना का हाथ है। और प्रचंड से पूछिएगा, प्रचंड पूरे चीज़ उनको पता है। ये अब मैं क्या ही बोलूँ, लोग अगर समझ सकते हैं, आज के जनरेशन छोटे जो लड़के हैं उनको क्या पता, कम उम्र के 20-22 साल के लड़कों को या लड़कियों को कुछ नहीं पता है कि उनके जो नेता हैं वो क्या अपने जवानी के दिनों में क्या गुल खिला है और क्या क्या किया है अपने देश के खिलाफ। अब तो ये भोला चेहरा लेके प्रधानमंत्री बन के घूम रहे हैं। तो वो एक्चुअली में नेपाल के जो कम उम्र के लड़के लड़कियां हैं, अपना इतिहास अगर नहीं भी जानते हैं ना, तो अपने जो बुज़ुर्गों से थोड़ा पूछ ले कि क्या है क्या नहीं है। और अब क्या है, अब चाइना जो है अभी चाहता है कि सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हो कि आगे चल के चाइना उन प्रोजेक्ट्स को अपने कब्जे में ले ले। तो जितने नाकामी वाले प्रोजेक्ट्स वो क्या कर रहा है चाइना, देखिए चाइना का यही सब कुछ चलता है हर देश में। पाकिस्तान में भी यही चला था, श्रीलंका में भी यही चला था, बांग्लादेश में अभी कर रहा है, नेपाल में भी यही चल रहा है। तो चाइना का ये करता है चाइना कि अपना सरकार बिठाता है किसी देश में, देश के बिठाने के बाद जो है जो करप्शन वगैरह जो करना है, अपने नेता प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, जो जिस देश की बात हम कह करें, पहले वो ब्राइबरी वगैरह सब करते हैं, घूस खिलाना वगैरह सब करते हैं, फिर बोलते हैं कि हमें प्रोजेक्ट्स दो। वो प्लान लाएंगे चाइना कि यहाँ पे प्रोजेक्ट बनेगी, तो प्रोजेक्ट बन गए,
अब चाइना को पता है कि ये जो प्रोजेक्ट है इसमें कोई आमदनी नहीं होगी, तो वो देश क्या होगा, वो पैसे लौटा नहीं पाएगा। तब चाइना क्या करेगा, उस जगह को वो बोलेगा कि मुझे 100 साल के लिए या 200 साल के लिए लीज पे दे दो। तो क्या होता है, चाइना जो है उस देश के भीतर एक इलाके को कब्जे में कर लेता है। वो चीज़ उसने श्रीलंका में करा हुआ है, वो चीज़ अभी पाकिस्तान में वो करेगा। ये ग्वादार उनका एक पोर्ट है और ग्वादार एयरपोर्ट है, वो उसमें से कोई आमदनी नहीं हो रही है, तो वो अभी चंद महीनों में उन इलाकों को वो कब्जा कर लेगा। तो उसी तरह से चाइना में नेपाल में प्रोजेक्ट बने हैं, जैसे कि पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उस पर भी वो कब्जा कर सकता है। और दूसरे प्रोजेक्ट्स भी करवा रहा है, जैसे कि ट्रांस हिमालयन रेलवे, वो प्रोजेक्ट करेगा। जिस दिन हिमालय के बीच में से सुरंग खोदी जाएगी उस दिन हिमालय नीचे गिरेगा। ये जो हमारे जियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने रिसर्च करके ऑलरेडी निकाल चुका है कि जिस दिन हिमालय को खोदा जाएगा हिमालय ख़त्म होने वाला है। तो वो तो ये देखिए, कम्युनिस्ट का क्या है, कम्युनिस्ट आज देश में है, कहीं और दूसरी जगह जाके छुप जाएंगे। वो पैसे बहुत हैं इनके पास, कम्युनिस्ट नेताओं के पास। तो अब क्या है, इतना करप्शन किया हुआ है, तो लोगों को अब समझ में आ गया है कि ये इतने सरकारें बदल रही है, इतने देखिए आपके नेता सारे अमीर हो रहे हैं, लेकिन आम आदमी का क्या है, ना नौकरी है, और जनजातियों और मदेशियों के साथ वो कर क्या रहे हैं। और दूसरे इलाकों में, मैं काठमांडू और अगल बगल की बात नहीं कर रहा, दूसरे दूर दराज के इलाकों के गाँव में क्या हालत है, सड़कों की हालत है। अब सोचिए, 2-2 फीट 3-3 फीट गड्ढे, ऊपर से पहाड़ गिरते हैं, 1 महीने के लिए 15 दिन के लिए रास्ते बंद हो जाते हैं। तो ये माहौल है। तो ये सरकार जो है ये सिर्फ अपने जेबें भर रही है और चाइना जो बोल रहा है वो कर रही है। तो अब क्या है, अब ये वो केपी शर्मा ओली को चाइना ने बोला होगा कि भाई देख, तू कुर्सी पे है हमारे लिए, कल को अगर ज्ञानेंद्र शाह या राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी अगर पावर में आ जाती है तो हमारे हाथ से निकल जाएगा। और अगर नेपाल दोबारा से हिंदू राष्ट्र बन गया तो फिर लोग इकट्ठे हो जाएंगे, एकजुट हो जाएंगे, तो एक मुट्ठी जब बन जाएगी तो बहुत शक्तिशाली हो जाएगी। तो क्या है, चाइना जो है बोल रहे हैं कि नहीं, मुट्ठी बनने मत दे, हाथ को ऐसे खुला रखने दे। तो हाथ को अगर खुला रखने देगा तो वो कभी शक्तिशाली नहीं बन सकते हैं। तो क्या कर रहा है, ये ऐसे ही एक डेमोक्रेसी नहीं, एक सेकुलरिज्म के नाम पे वो चला रहा है अपना, और रिलीजियन जो है हिंदुइज्म और बौद्ध धर्म को कैसे ख़त्म करे, वो भी एक उसका ये है, कोशिश है। तो अब ये एक्चुअली में क्या है, फरवरी 19 तारीख को उन्होंने कहा, ज्ञानेंद्र शाह ने, फरवरी 21 तारीख को नेपाल को एक बड़ा झटका लगा। बड़ा झटका क्या लगा, ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF बोला जाता है, उसके ग्रे लिस्ट में नेपाल आ गया है। और ये बहुत ही बुरी खबर है नेपाल के लिए और नेपाल के लोगों के लिए। क्यों मैं बता रहा हूँ अभी, ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है, ये उसका ग्रे लिस्ट का मतलब ये है कि जो देशों में जो पैसे का जो सरकार के पास पैसा होता है तो उसका खर्च करने का कोई हिसाब नहीं है, बहुत ज़्यादा करप्शन है, और लोग भी जो पैसे बैंक में रखते हैं उसका कोई हिसाब नहीं है, कहाँ से पैसा आया, बैंकों में कैसे आया, क्या है, ये हवाला के थ्रू पैसे ला रहे हैं, कहाँ से पैसे ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बाहर के देशों में पैसे यहाँ से भेज रहे हैं, इसका कोई हिसाब नहीं है। जब एक देश में बहुत ज़्यादा करप्शन होता है तब ये जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ग्रे लिस्ट में एक देश को डाला जाता है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, पूरे दुनिया में ये जो है FATF जिसे कहा जाता है, इसमें 25 देश है और उसमें नेपाल भी शामिल है, और एशियाई देशों में ये नेपाल एक ही है मात्र। तो इस लिस्ट में आना मतलब, भगवान ना करे कल को एक प्राकृतिक आपदा आ जाती है,
या कुछ भी आ जाता है। कोई भी देश किसी भी तरह का आपको ये जो बड़े बड़े बैंक हैं, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, इनमें से किसी जगहों संस्थाओं में से लोन नहीं मिलेगा नेपाल को, क्योंकि ना ये FATF लिस्ट में है। 2008 में भी ये FATF लिस्ट में था और अभी भी है, क्योंकि ना नेपाल के भीतर जो इंस्टेबिलिटी है इसके कारण ये और भी अभी लग नहीं रहा है नेपाल। ये FATF का पता है आप लोगों को, पाकिस्तान FATF के ग्रे लिस्ट में था, उसको इस लिस्ट से निकलने में इतना टाइम लगा पूछे मत, ऊपर से वो टेररिज्म कर रहा था। तो अभी जो ये भिकमंगा बन के बैठा है पाकिस्तान और देश घूम के कटोरी लेके भीख मांग रहा है, इसका यही कारण है कि वो FATF लिस्ट में था। सोचिए कितना खतरनाक हो सकता है नेपाल के लिए, और ये सब है ये कम्युनिस्ट नेताओं के लिए सब हुआ है। और एक मैं बता रहा हूं, 25 देश है ना उस लिस्ट में, 25 देशों में से अल्जीरिया, अंगोला, बुल्गारिया, बुर्किना फासो, कैमरून, कोतदीवोर, क्रोएशिया, DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो बोलते हैं, हैती, कीनिया, लाओ, लेबनान, माली, मोनाको, मोजाम्बिक, नमीबिया, नेपाल, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, साउथ सुदान, सीरिया, तंजानिया, वेनेजुएला, वियतनाम, यमन। ये 25 देशों में से सबसे गहरी दोस्ती इन 25 देशों में 90% देशों के साथ चाइना का है। और ये देश जिन देशों का चाइना के साथ दोस्ती है वो सारे मोस्टली छोटे देश, वो सारे FATF, क्यों ना चाइना ऐसा माहौल क्रिएट करता है, इतना करप्शन करवा देता है एक देश के भीतर कि वो FATF लिस्ट में पड़ जाता है। और देखिए नेपाल के जो आम जनता है, आम लोग हैं, उनको ये क्या गोली बेच रहे हैं ये KP शर्मा ओली या और प्रचंड, किसी को पता नहीं है। भारत विरोध जितना आप लोग करोगे उतना आप लोग पछताओगे। चाइना कुछ नहीं देगा, चाइना सिर्फ बैठा हुआ है कैसे लेगा, जो नेचुरल रिसोर्सेस है कैसे लेगा, वो खदान चाहता है। और या अगर कोई देश कुछ दे नहीं पाता है, उसका पड़ोसी देश है तो उसके टेरिटरी ले जाता है वो छीन के। ये एकदम माने ये टेस्टेड है, हर देश को ये पता है। कैसे नेपाली लोग समझ नहीं पा रहे हैं, उनको लग रहा है वो व्यवसाय कर रहे हैं, व्यवसाय नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ कैसे वहाँ कम्युनिज्म बना रहे और रिलीजन ख़त्म हो और पूरा देश जो है नेपाल उसके कब्ज़े में आ जाए, वो ही सोचता है। अगर एक बार हो गया, तिब्बत में जैसे हो रहा है ना, नेपाल अगर चाइना के अंडर चले गया, तिब्बत में जैसे हो रहा है वही चीज़ होगा। शिनजियांग प्रोविंस में जो कर रहा है वो मुसलमानों के साथ वही करेगा, वो सेकंड ग्रेड सिटीजन करके रखेगा। और ये अगर लोग जागृत नहीं हो रहे हैं नेपाल के, तो कुछ नहीं हो सकता है। सही मानिए, ये बात तो है। उनको सोचना चाहिए, अपना देश रहेगा तो वो रहेंगे, अगर देश नहीं रहा तो कुछ नहीं रहा। भारत बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन ये KP शर्मा ओली और अभी शेर बहादुर देवबा जी साहब है, उन्होंने भी तो वही उन्हीं का साथ दे रहे हैं ना, कम्युनिस्टों का साथ दे रहे हैं, तो कुछ नहीं कर सकते हैं भाई। राजशाही ला रहा है वो अलग बात है, लेकिन अपने देश को तो सुधार ले। अब ये जैसे कि बिम्स्टेक हो रहा है, बे ऑफ बंगाल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन का जो समिट होने वाला है, तो वहाँ वो जाएंगे अभी KP शर्मा ओली, वो थाईलैंड के साथ कोई ट्रीटी वगैरह करेंगे बिजनेस इकोनॉमिक कोऑपरेशन का, ये सारी चीज़ें करेंगे। देखिए करके क्या फ़ायदा है, नेपाली लोगों का जो है उनका फ्यूचर चाहिए, उनको सिक्योर नौकरी चाहिए, उनका जो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट चाहिए, वो सारी चीज़ें चाहिए। सड़कें, स्कूल्स वगैरह, ब्रिजेस कुछ नहीं कर रहे हैं। जो गांव के इलाके हैं, जो दूसरे जो फेडरल जो स्टेट्स है जिसे बोलते हैं, उनमें कोई डेवलपमेंट नहीं है। सिर्फ मैं राजा हूँ, मतलब राजशाही चली गई, लेकिन कम्युनिस्ट बन के एक उनका KP शर्मा ओली का ये करना है कि जैसे चाइना में सिर्फ एक ही पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, वैसे ही वो नेपाल में एक ही पार्टी चाहते हैं, वो कम्युनिस्ट पार्टी। तो उससे क्या होगा, डिक्टेटरशिप हो जाएगा नेपाल के भीतर।
तो तब क्या है, तब कुछ नहीं है, सारी चीज़ें कंट्रोल में रहेंगी। देखिए एक उदाहरण, छोटा सा उदाहरण दे लो। ये केपी शर्मा ओली क्या चाहते हैं, खुद तो नौकरी दे नहीं पा रहे हैं। जैसे कि भारत में एक अग्निवीर स्कीम है, उसमें गोरखा लड़के भर्ती हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने बंद कर रखा है। क्या ना, पुराना एक एग्रीमेंट हुआ था भाई, नया स्कीम भारत सरकार ने बनाया है नए लड़कों के लिए, भारत में ही नए लड़के भर्ती हो रहे हैं। भारत के आर्मी जो कि एक टाइम में कुछ लोग उसका विरोध कर रहे थे, उन्होंने माना कि उन्हें स्कीम बड़ा अच्छा था, तो उसके चलते लड़कों को भर्ती किया गया और अच्छे पगार में भर्ती किया गया। अच्छी नौकरी है वो, 5 साल बाद रेगुलर भी हो सकते हैं, और छोटे लड़के आएंगे, फिर वो कमाएंगे, अपने घर भेज सकते हैं। लेकिन केपी शर्मा ओली जिद पे अड़े रहे, नहीं हम नहीं भेजेंगे, नेपाली लड़के नहीं जाएंगे इंडियन आर्मी में, अग्निवीर स्कीम में भर्ती नहीं होंगे। पीएलए भेजोगे, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, चाइना में भर्ती होंगे क्या? सब पता है, मंसूबा यही है कि चाइना के साथ कैसे नेपाल का विलय किया जाए। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो नेपाल के लोग अभी जागरूक होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इन सब चीज़ों पे चर्चा करनी चाहिए, अपने आपस में भी चर्चा करनी चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। मैं भारत देश एक शुभचिंतक के नाते ही ये सारे हम लोग सोचते हैं नेपाल और आस पड़ोस के देशों के बारे में। थोड़े ना हमें नेपाल के अंदरूनी मामलों में दखल देने की कोई इच्छा है, लेकिन हमारे अगल बगल में देशों में अगर कोई गड़बड़ी होती है तो हमारे ऊपर भी छींटे आके गिरेंगे। इसीलिए हम लोग इन चीज़ों में थोड़ा ध्यान देते हैं और बातचीत करते हैं, डिस्कशन करते हैं कि कहीं वहाँ अंदरूनी कुछ मामला सुधर जाए। और ये शेर बहादुर देवबा साहब, इनको भी सोचना चाहिए कि कितने दिनों तक ये इन कम्युनिस्टों के साथ देंगे। आखिरकार एक दिन ऐसा आया कि कांग्रेस ही मिट जाएगा, नेपाल के भीतर सिर्फ एक पार्टी रहेगी, वो भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल। ये प्रचंड और ओली एक दिन एक साथ मिल जाएंगे। अभी एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं, लेकिन देखिए जब राजशाही की बात हुई तो एक साथ मिल गए। अब शेर बहादुर देवबा साहब भी मिलने की कोशिश कर रहे थे, उनके साथ एक फ्रंट बनाने की कोशिश कर रहे थे। भाई राजशाही रहे ना रहे, लेकिन देश को तो बचाइए। तो FATF लिस्ट से निकलना भी अभी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो देखते हैं आगे क्या कर रहे हैं ये ओली साहब जो है, खड़ग प्रसाद सिंह शर्मा ओली, ये कर क्या रहे हैं। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये भारत के साथ कॉन्फ्रंटेशनल एटीट्यूड लेके, मतलब कोई भी एक प्रधानमंत्री किसी देश का जो पड़ोसी देश है वो ऐसा नहीं चल सकता, क्योंकि ना हमारा लोगों के बीच आदान प्रदान, कल्चरल एक्सचेंज है, फिर जो है ट्रेड, कॉमर्स, ये सारे लिंक्ड हैं। तो ये नहीं हो सकता है। ईगो अपने पास रखिए आप। अगर ईगो रखेंगे तो नेपाल का प्रधानमंत्री पद छोड़ दीजिए और अपने घर पे ईगो रखिए। ये सब चीज़ें ये डिप्लोमेसी में नहीं होता है। और ऐसे भी प्रधानमंत्री मोदी जी जो उनके साथ अच्छा है वो बहुत अच्छे हैं। ज़बरदस्ती पाकिस्तान ने तख्ता पलट करवाया बांग्लादेश में, लेकिन शेख हसीना के साथ इतने अच्छे हमारे संबंध थे कि आज वो हमारे देश में सुरक्षित है। कल को अगर नेपाल के भीतर कुछ हो जाता है, चाइना असाइलम देगा क्या केपी शर्मा ओली को? ये भी सोचने वाली बात है। तो यही सब है। आगे अगर कोई डेवलपमेंट होता है बुधवार के बाद तो मैं एक वीडियो और लेके आऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि ना उनको भी जानना ज़रूरी है कि नेपाल में हो क्या रहा है। और कमेंट करना ना भूलें। तो अगले वीडियो तक नमस्कार।